पेज नंबर 26। पेज नंबर 26 में निर्णयों का स्वरूप, एकदम ऊपर में बोल्ड में क्रिया का स्वरूप है, उसके अगला लाइन है निर्णयों का स्वरूप। प्रत्येक एक में प्रमाणित होने वाले नियंत्रण, संतुलन, पूरकता, विकास, परमाणुओं में, रचनाओं में उदात्तीकरण, रचना अर्थात रासायनिक रचना, विकास, संक्रमण, ये पूरा चला है। इसके बारे में इसका जो आखिरी है, समाधान, समृद्धि, अभय और सहअस्तित्व को प्रमाणित करने की शिक्षा परंपरा हो। तो हमारा जो निर्णय है इन सब आधार पर हो रहे हैं, समाज के आधार पर हो रहे हैं, व्यवस्था के आधार पर हो रहे हैं, और ऊपर वाला जो क्रम है उसको ध्यान नहीं देने के बाद भी बहुत सारे निर्णय हो रहे हैं। तो शिक्षा परंपरा में इन सब चीजों को शामिल करने का उन्होंने एक प्रस्ताव दिया है। तो अभी तक क्या व्यवस्था और समाज को कुछ जोड़ते नहीं है। अभी जो मॉडर्न जो साइंस है वो समाज और व्यवस्था को नहीं देख पाता, और जो हमारा परंपरागत समाज है वो व्यवस्था को नहीं जोड़ पाता। हमारा जो परंपरागत समाज है वो समाज प्रधान विधि से चलता है, उसमें व्यवस्था वाला पुट बहुत कम है। मतलब जो परंपरागत समाज है, माने आदर्शवादी जो विधि है, आदर्शवादी विधि में आप देखेंगे भारत का कम से कम, या और भी देखेंगे, उसमें राजनीतिक सीमाएं और उसका जो ज्ञान है दोनों में कोई फर्क नहीं है। राजा कोई भी रहे वही संविधान है, वो धार्मिक संविधान है। कोई भी राजा रहे, कहीं भी रहे, कश्मीर से चले जाइए, कश्मीर, कन्याकुमारी, कहीं भी राजा कोई भी रहे, वही जो व्यवस्थाएं हैं, जो वर्ण व्यवस्था जो बना हुआ है मनु के समय का, वही थोड़ा बहुत हेर फेर से चलता था पूरे जगह पर। केवल लोकल कुछ चीजों को शामिल किया कि यहां पर इस पूजा में ये चढ़ावा रहेगा, वहां वो होता है, बाकी जो है लगभग सेम है ना। तो समाज प्रधान विधि से चला, उसमें व्यवस्था का कोई रोल वैसे नहीं रहा। राजा का बहुत बड़ा रोल होता था सुरक्षा देने में, बाकी कुछ नहीं करता था। राजा का मुख्य काम पहले सुरक्षा देना होता था, जान माल की सुरक्षा। मॉडर्न सिस्टम में राजा का काम वेलफेयर बनाना हो गया। शिक्षा चलाना पहले राजा का काम नहीं था, वो समाज का काम था। न्याय भी समाज के हाथ में था। समाज माने अलग अलग समुदायों के अलग अलग नियम कानून हैं, समुदायों में अलग न्याय होता था, और कभी कभी कोई मुद्दा राजा के पास पहुंचता था, क्योंकि राजा न्याय का अंतिम हेड राजा ही था। तो न्याय भी समाज के हाथ में था, शासन के हाथ में, या व्यवस्था जिसको बोलेंगे उसके हाथ में नहीं था। पूरे दुनिया में आप इस्लामिक कंट्री देखिए, राजा बदलते रहे लेकिन उनका जो शरिया है वही चलता रहा। जो नहीं चलाया वो राजा चला गया, बस इतना ही हुआ है ना। सब जगह जहां क्रिश्चियनिटी रही वहां भी वही रहा, और उसका जो हेड फिर एक पोप रहे, या उधर खलीफा रहे, इधर साधु या राजा रहे। इस ढंग से समाज नाम की चीज अलग रही, और समाज वेलफेयर का, शिक्षा का सारा काम समाज करता था। आज समाज जीरो हो गया है। जो मॉडर्न समाज में, मॉडर्न जो ये आया, भौतिकवाद आया, उसमें समाज कुछ भी नहीं है, सब चीज व्यवस्था है। शिक्षा क्या देना है वो व्यवस्था तय करती है, वेलफेयर सड़क बनाना है वो व्यवस्था तय करती। तो हर चीज अब व्यवस्था के हाथ में, समाज जीरो हो गया। समाज की जगह अब व्यक्तिवाद आ गया कि मेरे को कौन सा कपड़ा पहनना है वो मैं तय करूंगा। गले तक पहनना है कि यहां तक पहनना है कि यहां तक पहनना है, मैं तय करूंगा। ये व्यक्ति की जिम्मेदारी में दे दिया। इसको पहले समाज तय करता था कि लड़के ऐसे कपड़े पहनेंगे, बूढ़े ऐसे पहनेंगे, बच्चे ऐसे पहनेंगे, लड़कियां ऐसे पहनेंगी, महिलाएं ऐसे पहनेंगी, विवाहित महिलाएं ऐसे पहनेंगी। ये समाज तय करता था। वो समाज के हाथ से खत्म हो गया, व्यवस्था के हाथ में नहीं आया, ये व्यक्ति के हाथ में छोड़ दिया। ये समाज का मोटा मोटा चित्र है। अभी मध्यस्थ दर्शन जो चीज को कह रहा है
कि उसमें समाज और व्यवस्था को पैरेलल चीज बनाया, माने साथ में गुथे हैं। जैसे अपन अखंड समाज और सार्वभौम व्यवस्था को देखने यदि जाएंगे तो सार्वभौम व्यवस्था जिसको कहते हैं उसमें 5 आयाम हैं। उसमें एक आयाम है न्याय सुरक्षा। तो ऐसा लग रहा है कि व्यवस्था में समाज समाया गया है, व्यवस्था में समाज समा गया है। जब आप संबंधों को देखेंगे तो 7 संबंधों में एक संबंध व्यवस्था संबंध, उसमें समाज समा गया, उसमें समाज में व्यवस्था समा गया है। जिसको अपन समाज बोल रहे हैं ना, समाज का 2 मोटा मोटा भाग है। एक भाग संबंधों का जो निर्वाह है वो कैसे हो रहा है, और उसमें एक छोटा सा संबंध है व्यवस्था संबंध। जब अपन अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को देखते हैं तो उसमें एक बहुत छोटा सा भाग है न्याय सुरक्षा, उसमें न्याय प्रधान विधि से चलते। इस ढंग से पहले सोचा नहीं गया, या फिर हम समाज विधि से चलते रहे, आदर्शवादी विधि में समाज प्रधान रहा और इस विधि से व्यवस्था प्रधान रहा। है तो शासन लेकिन कहते हैं ये व्यवस्था, भाषा देते हैं व्यवस्था, है वो शासन। उसके 3 लेयर बनाए। पहला जो लेयर है ऊपर वाला वो है शासन, वो डेमोक्रेटिक है, कहीं कहीं छोड़ दे बाकी सब जगह डेमोक्रेटिक विधि से चुन के आता है। उसके नीचे प्रशासन है, जो नौकरी विधि से आते हैं, इवन जज भी उसी विधि से बनते हैं। जज को न्यायपालिका कह रहे हैं किंतु वो नौकरी विधि से आ रहा है, और कार्यपालिका है वो भी नौकरी विधि से आ रहा है। ये प्रशासन है। उसके नीचे एक प्रकार से बिजनेस वर्ग अलग चलता है। तो बिजनेस जो है प्रलोभन प्रधान विधि से चलता है। शासन और प्रशासन है वो भय प्रधान विधि से चलता है। ये अभी जो मॉडर्न जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा मिलेगा। मूल्य और मूल्यांकन कहीं भी नहीं है। जो थोड़ा बहुत है वो परिवार में ही है, पर परिवार में भी जो ज्यादा धन कमा रहा है उसका वैल्यू बढ़ गया है। पहले ऐसा नहीं था, या 50-60 साल पहले इतना तो नहीं था। तो ये चीज आ गई तो परिवार के अंदर भी वो भौतिकवाद घुस गया। पहले परिवारों में शुद्ध शासन था। पिता ने कुछ बोल दिया तो बच्चे ना नहीं बोल सकते, बड़े भाई ने कुछ बोल दिया तो ना नहीं बोल सकते। इसको माना गया श्रेष्ठ परिवार। गुरु ने कुछ बोल दिया तो राजा को हाँ बोलना है, राजा ने कुछ बोल दिया तो मंत्री को हाँ। ये इस ढंग से एक ऐसा बनाया, इसको शिष्टाचार बना दिया। पहले उन्होंने ये बनाया, उसके बाद फिर उसको शिष्टाचार, उसको मानना ही पड़ेगा, यहां तक ले गए। उसको फिर गुरु की आज्ञा को नहीं छोड़ सकते, राजा की आज्ञा को। और मॉडर्न विधि में आज्ञा को खत्म कर दिया गया। शासन आज्ञा दे सकता है, वहां पर अभी है। लॉ को हमको मानना है, लॉ को नहीं मानना है, नहीं मानना। ओबे में केवल एक ही जगह है, वो है लॉ। व्यक्ति का वो बात नहीं मानेंगे हम, लॉ को मानेंगे। ये आया। तो यहां जो बात कर रहे हैं शासन और व्यवस्था को, व्यवस्था और समाज को गूंथा हुआ देख रहे हैं। अखंड समाज में एक संबंध व्यवस्था संबंध है, सार्वभौम व्यवस्था में एक भाग अखंड समाज। ये इस प्रकार का एक रचना है। ये कैसे होगा, कब होगा, ये अब आज तो नहीं होगा। पहले हम सोचेंगे, हम लोग समझेंगे, हम लोग कोशिश करेंगे, धीरे 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 ये एस्टेब्लिश होगा, है ना। 1000 साल पहले, किसी 2-2.5 हजार साल पहले कोई दार्शनिक ने बोला कि हर मनुष्य राजा हो सकता है। वो चीज को घटना घटने में 2-2.25 हजार साल लगे। नहीं, जो डेमोक्रेटिक जो आइडिया है, हर आदमी राजा हो सकता है, वो आइडिया 2500 साल पुराना है। पहले राजा बनने की 2 ही विधियां थी, राजा का बेटा हो या किसी राजा को मारा हो, 2 ही विधि, तीसरी विधि नहीं थी। ठीक है ना। इन्होंने तीसरी विधि दिया
कि चुनाव विधि से, मतलब पहले चुनाव विधि बाद में आई, पहले डेमोक्रेसी में यह स्वीकार किया गया कि हर व्यक्ति राजा हो सकता है ना। राजा के बेटा ही राजा क्यों होगा, हर किसी को वो हक है, पहले वो लाया, हर मनुष्य समान पैदा होता है, हर मनुष्य में स्वतंत्रता होती है, ये सब बोल बोल के और वो 17th सेंचुरी में जाके या 18th सेंचुरी में जाके वो सपना साकार हुआ कि डेमोक्रेसी बनी। वो भी जो शुरू के जो डेमोक्रेटिक राजा थे वो बने डेमोक्रेटिक विधि से, लेकिन वो राजा जैसे ही तानाशाह रहे फिर उनको हटाया गया, ऐसा चलता रहा। बाद में फिर हम अभी सेट हुए हैं, है ना। अभी मान लिया गया कि भाई 5 साल ही तो करेगा भाई, करने थे। ट्रांसफॉर्मेशन है स्वराज व्यवस्था नहीं, लेकिन आप देखिए जो प्रधानमंत्री है उसको हटाने के लिए लोकसभा में 51% आपको बहुमत चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज को, चीफ जस्टिस नहीं, कोई भी जज को हटाने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए। मुख्यमंत्री को हटाने के लिए 51% चाहिए, लेकिन हाई कोर्ट के किसी भी जज को हटाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। यह ज्यादा मजबूती से प्लेस्ड है ना। जज के निर्णय पर आप प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते, इंटेंशन पर। जज ने जो निर्णय लिया है, निर्णय पर आप असंतुष्ट हो सकते हैं, आप ऊपर जा सकते हैं, उनके इंटेंशन पर नहीं लगा सकते। जो जनता से चुन के गया है, आप उनके इंटेंशन पर प्रश्न चिन्ह लगा सकते। ये अभी का जो स्ट्रक्चर है, इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो सब है ऐसा, है ना। तो अभी जो उसको हम अखंड समाज बोल रहे हैं और सार्वभौम व्यवस्था बोल रहे हैं, उसका स्वरूप अभी पहले हम लोग के मन में आएगा, उसके बाद आएगा लोगों में, है ना। जैसे यूरोप में डेमोक्रेसी आई और भारत में डेमोक्रेसी आई, दोनों के स्वरूप में अंतर है। यूरोप में आम आदमी पार्टिसिपेट किया, आम आदमी बहस किया, बहस करने के बाद फिर वो प्रक्रिया हुई, फिर डेमोक्रेसी आई। भारत में डेमोक्रेसी कैसे आई, ऊपर से लाद दिया गया, आम आदमी को पता ही नहीं डेमोक्रेसी क्या है। मैंने पूछा है पुराने लोगों से कि बोले आपको कैसा लगता था, बोले हमको बड़ा आश्चर्य होता था कि राजा नहीं रहेगा तो समाज कैसे चलेगा, हम सोचते थे। मैंने व्यक्तिगत लोगों से पूछा है, ये तो अराजकता हो जाएगी, केओस हो जाएगा, समाज कैसे होगा बिना राजा के। तो लोगों को इतना ही पता चलता था अब तो राजा नहीं रहेगा, दूसरा आदमी किसी विधि से राजा बनेगा, ये लोगों को आइडिया नहीं था। बहुत बाद में आइडिया आया कि प्रधानमंत्री जो होता है वो राजा ही होता है ना। ये तो आइडिया कहीं और होता है, बहुत धीरे धीरे आता है। तो अभी ये अखंड समाज कैसा होगा और सार्वभौम व्यवस्था कैसा होगा, हम लोग बहुत पहले जनरेशन के लोग हैं, सुन रहे हैं, उसको बोलने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग उसको डेमोक्रेसी से जोड़ दे रहे हैं, हम लोग व्यक्तिवाद से जोड़ दे रहे हैं, सब विधि से ये एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। मूल में यदि हम लोग मान लीजिए सब हैं और हम सभा में बैठे हैं और हमारा इंटेंशन ही ठीक नहीं है, तो सभा हो चाहे व्यक्ति हो वही निर्णय लेगा। आदमी यदि जागृत है तो अकेले भी वही निर्णय लेगा और सब होंगे वही निर्णय लेगा, अच्छा लेगा। आदमी यदि जागृत नहीं है तो आप अकेले निर्णय कराओ तो भी गंदा निर्णय लेगा, सभा बनाओ तो भी वो गंदा ही निर्णय लेगा। मैंने बोला ना, जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो डेमोक्रेटिक लोगों ने ही किया है, संसद में खुलेआम बहस हुई है और उन्होंने बोला कि मारो उसको, है ना, और उसके बाद युद्ध का घोषणा हुआ। ऐसे हुआ है ना, अभी भी ऐसे ही हो रहा है। तो आदमी में सुधार बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके बाद सिस्टम है। और एक शब्द संक्रमण है यहाँ पे, थोड़ा बताइए। संक्रमण माने एक बार जैसे जीवन गठनपूर्ण हो गया, अब वो वापस जड़ नहीं बनेगा। क्रियापूर्णता हो गई, जागृत हो गया, अब वो वापस भ्रमित नहीं होगा। ऐसे 3 चीज है और वो एक ही बार होती है। उसमें से 2 का दृष्टा वो अपने आप में होता है, क्रियापूर्णता और आचरण पूर्णता का। पहले वाले का वो दृष्टा नहीं होता, पहले वाला होने के बाद उसको दृष्टा स्वरूप में आ पाता है वो।
तो एक का दर्शन होता है, बाकी दो का स्वयं में वो अनुभव कर पाता है। बाबा जी को तो अनुभव हो गया था। जी? बाबा जी को तो अनुभव हो गया था। नहीं, गठन पूर्णता अपने में नहीं देख पाता ना कोई। हाँ, वही उसको दर्शन कहते हैं। जो हम अपने में देखते हैं उसका नाम अनुभव है, जो दूसरे में देखते हैं उसका नाम है दर्शन। कैसा बोला गया? मन जो है वृत्ति का अनुभव करता है, अपने से श्रेष्ठ का अनुभव होता है। वृत्ति जो है मन का दर्शन करता है। वृत्ति जो है चित्त का अनुभव करता है, चित्त जो है वृत्ति का दर्शन करता है। बुद्धि चित्त बुद्धि का, बुद्धि आत्मा का, आत्मा व्यापक में अनुभव करता है। तो इसीलिए जब आत्मा व्यापक में अनुभव करता है उस समय बुद्धि आत्मा का, चित्त बुद्धि का, वृत्ति चित्त का, मन इसका अनुभव करता है। एक साथ होता है वो। ऊपर वाला हो गया तो नीचे वाला होगा ही। तो इसीलिए इनको सबको मिला के जो पूर्ण अनुभव है उसमें ये छोटे छोटे अनुभव समाये गए। इसी को बोला गया भास। मन जब वृत्ति का अनुभव करता है इसी का नाम भास है। वृत्ति जब चित्त का अनुभव करता है इसका नाम आभास है। चित्त जब बुद्धि का करता है इसका नाम प्रतीति है। बुद्धि जब आत्मा का करता है इसका नाम है बोध है। और चूंकि इसी साथ साथ हो जाता है इसलिए अनुभव भी आत्मा बुद्धि का साथ में होता है। ये पूरा एक लाइन है। तो अनुभव और दर्शन अलग अलग चीजें हैं। तो व्यापक का दर्शन नहीं, व्यापक का फिर अनुभव ही है, आत्मा ही कर पाता है। तो 34 तक के तो प्रश्न आ गए थे और मुझे लगता है कि उसके आगे की सारी चीजें ना चर्चा में हो गई है। अब हम पेज 40 को एक बार पढ़ के देख लेते हैं, जिसमें 122 आचरण है। तो हम वहां प्रवेश करते हैं। भैया एक प्रश्न था। हाँ। 23 हाँ, मतलब कल्पनाशीलता को यहाँ पे अलग ही दिखाए थे। कल्पनाशीलता का तात्पर्य पुराने बुक के अनुसार 23 नंबर पे कहाँ पे पेज में 23 तो सेकंड रहेगा। कल्पनाशीलता जो बोर्ड में कल्पनाशीलता का तात्पर्य अनुरूप, प्रतिरूप, रूप, कुरूप, स्वरूप विधियों से चित्रित करने का कार्यक्रम। हाँ। ऐसे कार्यक्रम प्रत्येक मनुष्य में परिलक्षित है। जैसे हम देख रहे हैं बाहर तो दुनिया दिख रही है, उसमें से इसी सभा में बैठ के मैं कुछ चीजों को ग्रहण करता हूं, आप दूसरे चीजों को, ये तीसरे को, ये चौथे को, ये पांचवे को। वही समाज है, वही धरती है, वही एक परिवार में 4 भाई 5 भाई पैदा होते हैं, सब अलग अलग चीजों को ले रहे हैं। ये स्वयं ले रहा है। वो वहां पर रखा है बहुत सारा मटेरियल, उसमें से हर मनुष्य थोड़ा सा मटेरियल अपने अनुसार चुनता है। इसी को अनुरूप, स्वरूप, कुरूप विधि से बोला है। इसका मूल कारण है संस्कार, पूर्व संस्कार। उसी मटेरियल में से मैं अपने पूर्व संस्कार बस किसी चीजों को ले रहा हूं, आप किसी को ले रहे हैं, आप किसी को ले रहे हैं, आप किसी को ले रहे हैं। और जो ले रहे हैं वो हमारे अंदर जो फैल रहा है, विश्लेषण, तुलन, चित्रण, आशा, चयन, मिला के चयन, ये सब मिलके इसका नाम है कल्पनाशीलता। तो चूंकि वस्तु वही है, पूरा समाज वही है, या एक ही इलाके में, एक ही घर में हम लोग जी रहे हैं 2-4 लोग, लेकिन चूंकि हमारे पूर्व संस्कार भिन्न है इसीलिए उसको हमने अपने अपने प्रकार से चित्रित किया हुआ है। हम सभी की कल्पनाएं अलग है और फिर उस कल्पना से फिर हम आगे जो जागृति की तरफ बढ़ना है उसके लिए हर एक का रास्ता थोड़ा सा अलग दिखता है। ये हमारा एक कार्यक्रम होता है। अनुरूप, प्रतिरूप में क्या डिफरेंस है? अनुरूप मेरे अनुसार, मेरे प्रतिरूप, मेरे बिल्कुल जैसा, ऐसा। रूप मैंने कोई चीज है उसका रूप बोला। कुरूप मुझे अच्छा नहीं लगता है, स्वरूप मुझे अच्छा लगता है। इस ढंग से हम चीजों को बांटते हैं। हमने बहुत सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर करके रखा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारी चीजों को अच्छा लगता है कि हाँ मेरे जैसा ही है, ये अच्छा है मेरे से, ऐसा करके हम डिवीजन करके रखे हुए हैं।
जैसे प्रतिरूप, माँ बच्चे को अपना प्रतिरूप मानती है, कुछ समय तक रहता है फिर नहीं रहता। तो यहाँ पे कल्पनाशीलता को चित्रण के आधार पे ज्यादा कल्पनाशीलता माने ये जो 4.5 क्रिया जिसको बोलते हैं वो पूरा चयन, आस्वादन, विश्लेषण, तुलन और चित्रण, इन सब का मिला जुला नाम है कल्पनाशीलता। पर ये चिंतन के अनुरूप भी हो सकता है तो भी कल्पनाशीलता ही कहेंगे इसको। ये चिंतन के अनुरूप हो सकता है, बोध के अनुरूप भी ये सेट हो सकते हैं, अनुभव के अनुरूप भी ये सेट होंगे बाद में। इतने वाले भाग को, जब केवल इतने वाले भाग को बोल रहे हैं तो प्रधान रूप से कल्पनाशीलता माने इतना, क्योंकि मनुष्य आज यहां खड़ा है, यहां से बात करनी होगी, इसीलिए मनुष्य में कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता होती है, यहां से स्टार्ट किया। अब कल्पनाशीलता को व्यवस्था के अनुरूप लाने के लिए बातचीत है। ये जागृत जीवन में 122 जो आचरण है, क्या जैसे मध्यांश में एक ही अंश है, इसमें 2 आचरण है, अगले में 2 है तो 4, फिर अगले में 8 है तो 16। ये जो सिमेट्री बन रही है, ये क्या है? तो ये क्यों बन रही? एक सवाल मेरा ये है, थोड़ा सा, बल्कि सवाल नहीं है, जिज्ञासा मेरा, मैं समझना चाहता हूँ कि क्या परमाणु अंशों का और आचरण का कोई संबंध है? तो वही जानना। आपका क्या था? स्वरूप, अपना रूप है। रूप और स्वरूप, स्वरूप माने खुद का, खुद को अभी हम एक प्रकार से माने रहते हैं ना, उसके आधार पर बहुत सारा चित्रण होता है। तो वो मैं रूप जैसा दिख रहा है वो कि मेरा स्वभाव है, वो अपने स्तर के अनुसार देखता है, वो तो फिर जागृति का स्तर है पूरा। ये तो चीज पूछा आपने बहुत बढ़िया कि मध्यांश में एक अंश है, 2 आचरण कैसे हुआ? एक परावर्तन है, एक प्रत्यावर्तन है, इसलिए 2 है। एक क्रिया है, उसको क्रिया बोला, मध्यांश में एक क्रिया है, उसका 2 आचरण है। तो आत्मा है, उसका एक परावर्तन होगा, माने बुद्धि की तरफ जो चीजें जा रही है उसको परावर्तन बोल रहे हैं, और व्यापक की को पहचानने के लिए जो चीज जा रहा है उसको प्रत्यावर्तन बोल रहे हैं। अपने से विकसित को पहचानने के लिए एक चीज जा रहा है, इसको प्रत्यावर्तन बोल रहे हैं। अपने से कम विकसित को संकेत देने के लिए जो जा रहा है उसको परावर्तन कह रहे हैं। संकेत भी दे रहा है, मूल्यांकन भी कर रहा है, दर्शन भी कर रहा है, ये तीनों चीजें प्रयोग हो रही है। अधिक विकसित जो है कम विकसित को कोई ना कोई संकेत दे रहा है, या उसका मूल्यांकन कर रहा है, या उसका दर्शन कर रहा है, तीनों शब्द प्रयोग हुए। जैसे बुद्धि है, ये अपने से विकसित को पहचानेगी, इसका नाम दिया गया अनुभव। आत्मा है, अपने से कम विकसित को जो पहचानेगी, इसमें 3 चीजें बोला गया। संकेत दिया, ये बोला जा रहा है, पहचान मूल्यांकन किया, ये भी बोल रहा है आत्मा बुद्धि का, या दर्शन किया, ये भी बोल रहा है। तीनों जगह तीनों चीजें कई बार कई रूप से आई है, तीनों का एक ही अर्थ हम समझेंगे। ठीक है, तो इस ढंग से आत्मा में एक अंश है, इसका एक क्रिया बुद्धि की तरफ आ रही है, इसको हमने बोला परावर्तन। एक क्रिया इसको पहचानने में गई, इसका नाम है प्रत्यावर्तन। अंश की क्रिया, यहां पर एक ही अंश है, इसलिए अंश की क्रिया है। यहां पर बुद्धि 2 है, दोनों मिलके एक चीज बनी है, दोनों मिलके बुद्धि है, अकेला नहीं है। 2 मिलके जो प्रभाव आया उसका नाम बुद्धि है। वो दोनों मिलके इसको पहचानने जा रहे हैं। ये दोनों मिलके जो प्रभाव आया वो बुद्धि है, या जिस जगह पर वो घटित हो रहा है वो बुद्धि बोल रहे हैं? हाँ, वही प्रभाव आया वो बोध है। हाँ, जो इधर वाला चीज है पहचानने गया उसको हम बोध कह रहे हैं, और इधर जो आ रहा है
इसको ये ऋतंभरा कह रहे हैं। वैसे ही चित्त का इधर जो आ रहा है इसको चिंतन कह रहे हैं, और इधर जो जा रहा है उसको इच्छा कह रहे हैं। ऐसा करके शब्दावली बनाए। आत्मा से विकसित व्यापक वस्तु है, उसको पहचानने की ताकत आत्मा में होती है। तो वो जो पहचानने वाली ताकत उधर जा रही है उसको बोलेंगे प्रत्यावर्तन। अपने से श्रेष्ठ को पहचानने वाली कोई भी ताकत कहीं भी है यहां पर, उसका नाम प्रत्यावर्तन है। इसका नाम दिया गया अनुभव। आत्मा अपने से श्रेष्ठ को पहचाने, अपने से कम को भी पहचानेगी, उसको संकेत भी देगी, उसका मूल्यांकन भी करेगी। इस जो ताकत है इसका नाम दिया गया परावर्तन। इसको कह रहे हैं प्रमाण। आत्मा बुद्धि को प्रमाण दे रहा है। आत्मा बुद्धि को जो बता रहा है, संकेत दे रहा है, उसी का नाम प्रमाण है। प्रमाण देने का जो अधिकार है वो आत्मा का ही पास है। वैसे ही बुद्धि भी अपने से श्रेष्ठ को पहचानेगी। ये वाला एरो ऊपर तरफ किया मैंने, इसको नाम दे रहे हैं बोध। बुद्धि आत्मा को पहचानेगी, इसका नाम बोध। इसका दूसरा नाम आत्मबोध, क्योंकि आत्मा का ही बोध होता है। इसका तीसरा नाम है मध्यस्थ क्रिया का बोध, क्योंकि आत्मा का एक नाम मध्यस्थ क्रिया है, उसका नाम मध्यस्थ क्रिया का बोध। इसी का एक नाम अनुभव बोध, क्योंकि आत्मा को अनुभव बोध हुआ है। इसका एक नाम प्रमाण बोध भी है। बुद्धि को यह सारे बोध होते हैं। बुद्धि तो ऊपर तरफ जा रहा है, बुद्धि ऊपर तरफ जा रहा है और इन सबको पहचान रहा है। तो इसको प्रमाण बोध बोलिए, प्रामाणिकता बोध बोलिए, आत्मबोध बोलिए, मध्यस्थ क्रिया बोध बोलिए, अनुभव बोध बोलिए, ये सब एक ही, ये सब बुद्धि में। अंतर भी है अध्ययन बोध और प्रमाण बोध में, कोई अंतर भी है या? अध्ययन बोध और प्रमाण बोध में अंतर है। ये पूरे बोध एक ही हैं, जो मैंने अभी 5 नाम बताए, ये पूरे एक ही नाम। इसके बाद यहां से पहचानते हुए भी कुछ आया है अध्ययन करते हुए। और बुद्धि में इतनी समझ, इतनी मतलब क्षमता होती है कि जो अनुभव बोध है, अनुभव होने के पहले ही उसमें बहुत सारी चीजों को समझ जाता है। अनुभव होने के पहले ही, उसका नाम अध्ययन बोध है। अभी अनुभव नहीं हुआ है, उसके पहले ही बुद्धि को पता हो जाता है कि व्यापक है। जैसे हम ही लोग हैं, हमको पता हो गया ना भास विधि से, आभास विधि से, तो होता ही है पता। तो अनुभव बोध के पहले लगभग सब चीजें उसको पता हो जाती, बहुत 2-4 बची रहती है। तो मध्यस्थ क्रिया और व्यापक को छोड़ के बाकी सब चीजों को, यहां से नीचे वाला सब चीजों को बुद्धि जान जाता है। इसका नाम है अध्ययन बोध। अध्ययन बोध के भी 3-4 नाम हैं। इसमें साक्षात्कार को हम चित्त में लेते हैं, बोध को बुद्धि में, यह बराबर कैसे देखते हैं? नहीं, कोई भी क्रिया अकेले में नहीं हो रही है, ये दोनों मिलकर ही कुछ हो रहा है। सहअस्तित्व है, इसलिए हर जगह एक फिट बैठा लीजिए, अकेले कुछ नहीं हो रहा है ना। या फिर भास हो रहा है, या फिर भास आभास दोनों हो रहा है। केवल आभास नहीं बोल सकते। यदि आभास है तो भास है ही है। प्रतीति है माने भास आभास प्रतीति तीनों है। तो जैसे ये दोनों हो जा रहे हैं, तो जैसे ही जिसको हम साक्षात्कार कह रहे हैं, चित्त बुद्धि को पहचान रहा है, तो शुरू हो गया। उसी को प्रतीति बोल रहे हैं, उसी को अध्ययन बोध भी बोल रहे हैं।
चिंतन क्षेत्र में निरंतरता की स्पष्टता, साक्षात्कार, बुद्धि में स्वीकृति, बोध बुद्धि के स्तर पे स्वीकृति को, साक्षात्कार चित्त के बुद्धि में स्वीकृति का, एक मिनट, बुद्धि में स्वीकृति का दो अवसर होता है। एक यहां से आएगा उसको भी स्वीकारेगा, एक वहां से आएगा उसको भी स्वीकारेगा। जो इधर से आ रहा है उस पूरे को स्वीकार रहा है, उसका नाम है अध्ययन बोध। जो ऊपर से आ रहा है उसको स्वीकारा, उसका नाम अनुभव बोध। सिंपल, बुद्धि के साथ बोध जोड़ दिया। यहां ये दोनों जगह से स्वीकारेगा ना। जो चित्त से आया तो चित्त की ओर से जब देखते हैं तो चित्त ने बुद्धि को पहचाना, इसका नाम है साक्षात्कार। तो साक्षात्कार किसको हुआ? चित्त को हुआ। बुद्धि को क्या हुआ? अध्ययन बोध हुआ। ये जो साक्षात्कार की भाषा है ये चित्त के लिए बोला जा रहा है, चित्त को हो रहा है। ये अध्ययन बोध बुद्धि को हो रहा है, लेकिन दोनों एक ही चीजें हैं। ये ठीक है, ये इन दोनों के बीच में हो रहा है ना। तो इसको भी हो रहा है, इसको भी हो रहा है। इसने इसको पहचाना, इसने इसको पहचाना। ये दोनों ऊपर और नीचे वाले एरो मिले तो साक्षात्कार होगा, तो अध्ययन बोध होगा ही होगा, माने अवधारणा होगा ही होगा। यदि अवधारणा हुआ है तो साक्षात्कार हुआ ही है। आप ये नहीं बोल सकते कि अवधारणा हुआ है मुझे और साक्षात्कार नहीं हुआ, ये नहीं होगा। तो साक्षात्कार चित्त को हुआ तो बुद्धि को अवधारणा हुई, बुद्धि में अवधारणा हुई। वो जब बुद्धि को आत्मबोध होने से पहले, बुद्धि को जब आत्मा का अनुभव होता है उस समय अध्ययन बोध हो रहा है, और आत्मा का उसमें अनुभव नहीं हुआ। लेकिन उल्टा देखो, जबान फिसल जाती पता नहीं चलता। बुद्धि जब आत्मा को पहचानती है उसको क्या बोला आपने? अध्ययन बोध नहीं है, वो आत्मबोध है। वो आत्मबोध है। लेकिन उसमें आत्मा का व्यापक अनुभव नहीं। इसी जगह पर ये साथ में होते हैं। ये वाला ही जगह है, ये साथ में हो जाता है। ये साथ में हो जाता है। जैसे ही बुद्धि आत्मा को पहचानती है वैसे ही आत्मा व्यापक में अनुभव हो जाता है। या ये भी लिखा हुआ है कि उसके साथ ही हो जाता है, ये भी लिखा हुआ है कि उसके पहले ही हो जाता है। तीनों भाषा लिखा हुआ है। तो मैंने फिर चौथा चीज पूछा था कि बुद्धि यदि व्यापक आत्मा को देखी तो क्या कभी ऐसा आत्मा दिखेगा जिसको अनुभव नहीं हुआ? नेगेटिव प्रश्न बना के पूछा। तो उन्होंने बोला ऐसा कभी नहीं होगा। बुद्धि यदि कभी भी आत्मा को देखेगी तो अनुभूत आत्मा को ही देखेगी। तो तीन चीज तो दर्शन में लिखा हुआ है, पुस्तकों में आप ढूंढेंगे तीनों मिल जाएगा, है ना। मानव व्यवहार दर्शन में ही मिल जाएगा। ये चौथा वाला फिर मैंने हमको नेगेटिव वाली आदत है ना। एक बार फिर से प्रश्न बताना भैया, जो भी अभी प्रश्न आपने बताया, क्या प्रश्न पूछा था आपने? कि आत्मा को बुद्धि ने पहचाना, बुद्धि का प्रत्यावर्तन हुआ, बुद्धि ने आत्मा को पहचाना, तो क्या वो ऐसी आत्मा को पहचानेगा जिस आत्मा को अनुभव नहीं हुआ हो? ठीक है, तो बोले नहीं, बुद्धि जब भी आत्मा को पहचानेगी अनुभव किए हुए आत्मा को ही पहचानेगी। इस बात को बोलने के लिए उन्होंने तीनों प्रकार के सेंटेंस बोले हैं। जैसे ही बुद्धि आत्मा को पहचानती है वैसे ही उसी क्षण आत्मा व्यापक में अनुभव हो जाता है। दूसरा लिखा दोनों साथ साथ होते हैं। तीसरा ये भी लिखा कि उसके पहले ही आत्मा व्यापक में अनुभव हो जाता है। तो ये पहले वाला वो तो फिर अनुभव मूलक में ही होगा। हाँ, वही। अब मतलब जैसे चित्त में चित्रण होता रहता है, तो चित्रण होते होते एक समय में चिंतन पूर्वक चित्रण होना शुरू हो जाता है। यह स्थिति हो जाती, तो कुछ चित्रण पहले होते रहते हैं और एक समय में चित्रण चिंतन पूर्वक होने लगता है, माने ऊपर वाला काम करने लगता है। दोनों होता है। तो ये
उस क्षण को तो नापना होता नहीं है, है? पर ये जो चीजें दर्शन में बोली गई है, लिखी गई है, हम उस तर्क से स्वीकार कर पा रहे हैं, उतना है। तो ये पूरा परावर्तन और प्रत्यावर्तन का ये है। तो अब बुद्धि में दोनों अंश मिलके जो है वो दोनों अंश मिलके बुद्धि कहला रहे हैं। ये बुद्धि आत्मा को पहचान भी रही है और ये चित्त को भी पहचान रही है। तो ये दो प्रकार से पहचान रही है, दो प्रकार से व्यक्त हो रही है। इसीलिए इसमें अब 4 क्रिया आ गई है, 4 आचरण आ गए। तो जैसे इसको अपन देखेंगे, बुद्धि को देखिए, बुद्धि में एक है बोध, बोध के 2 भाग कर दिए हैं, एक है आनंद, एक है अस्तित्व। पुस्तक में देखिए बुद्धि के, बोध के ही 2 भाग हैं। आनंद जो ऊपर वाला है वो अनुभव मूलक है, अनुभव मूलक है, और अस्तित्व है वो अध्ययन विधि से होता है, अध्ययन गामी है या अनुभव गामी है। तो इसमें अस्तित्व का तात्पर्य कुछ और हुआ। अस्तित्व का तात्पर्य क्या हुआ? क्या हुआ? एक तो मैं हूं, मेरा एग्जिस्टेंस हमेशा हमेशा के लिए है, यह स्वीकृति का नाम है अस्तित्व। मेरे अलावा और भी किसी चीज का अस्तित्व होता है क्या, एग्जिस्टेंस बना रहता है क्या, वो स्वीकृति का नाम है अस्तित्व। वो बुद्धि में हो जाता है अनुभव के पहले ही। अध्ययन मूलक हुआ अस्तित्व। हाँ, तो अध्ययन विधि से आनंद नहीं रहता है, लेकिन अस्तित्व की समझ हो जाती है। यदि अपन उस ढंग से बात करेंगे, अध्ययन विधि से अस्तित्व की समझ हो गई है। जैसे अब हम ही लोग भास आभास में ही मान लेते हैं कि व्यापक होता है ना। मान तो काफी पहले आ गया ना, वो तो और ऊपर है, कुछ और हुआ उससे अधिक। भास में ही मान लेता है कि व्यापक है, तो भास आभास में और अच्छा मान लेता है, प्रतीति में और मान लेता है, वैसे मध्यस्थ क्रिया को भी मान लेता है, कुछ स्वीकार लेता है, लेकिन आनंद उसको नहीं रहता, जिसको तृप्ति बोलते हैं। तृप्ति की जो निरंतरता है वो नहीं रहती, वो अनुभव होने पर ही होता है, तो वो बचा रहता है। तो फिर क्या लिखेंगे? अध्ययन विधि से अस्तित्व का बोध होता है और आनंद के लिए अनुभव मूलक होता है। अनुभव विधि से अनुभव होने के बाद ही आनंद होता है। ये आगे लिखा ही हुआ है, हम जाएंगे ना तो जो हम सोचेंगे वो लिखा हुआ है। एक तरीके से हम जान ही रहे हैं ना, मतलब अगर जिसको हम कह रहे हैं अनुभव, तो वहाँ पर जानकारी के रूप में उपलब्ध है। एक इंफॉर्मेशन है, सुन लिया, आत्मा होता है, उसको हम जानना नहीं कह रहे हैं, उसको हम मानना कह रहे हैं कि हमने मान लिया कि हाँ आत्मा नाम का कुछ चीज होता है, भाई ईश्वर नाम का कोई चीज होता है। ये मानने से हम स्टार्ट किए, लेकिन उसको थोड़ा सा पहचान हो जाता है जब, उसको हम कहते हैं जान लिया। उसको प्रतीति से हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसको पूरा जान लेते हैं, उसका नाम कहते हैं अनुभव। मानते तो रहते ही हैं, पहले भी मानते हैं, बाद में भी मानते हैं, मानना मिटता नहीं है। एक बार जो मान लेते हैं वो मानना मिटेगा नहीं, वो बना ही रहेगा। तो पहले मानते हैं, मानने के बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और वह स्पष्ट होता जाता है, जैसे भास से आभास प्रतीति, ऐसा होता है। अनुभव को समझ भी कहेंगे पूरी तरह से? अनुभव को बुद्धि के बोध को समझ बोला गया है ना। तो वो दोनों प्रकार से हो सकता है, बिना अनुभव के भी समझ हो सकता है और अनुभव के साथ भी समझ हो सकता है। बिना अनुभव के जो समझ है उसका नाम फिर अवधारणा बोल रहे हैं, अनुभव के साथ जो समझ है उसको अध्ययन बोध कह रहे हैं, अनुभव बोध कह रहे हैं। बाबा जी ने समझ शब्द का प्रयोग किया है। समझ जो है फारसी का शब्द है, संस्कृत का नहीं है। बहुत सारे संस्कृत के ही शब्द हैं, कुछ ईमानदारी है ना, और समझ, जिम्मेदारी, इस प्रकार के शब्दों का भी बाबा जी ने प्रयोग किया।
किसी भाषा से उन्होंने वैसे परहेज नहीं रखा। जी संकल्प में एक मिनट पहले बहन को सुन ले। जो दूसरा हाँ वही मैं संकल्प का ही पूछने वाली थी। तो इधर तो जैसे बोध लिखा है उस तरफ संकल्प लिखा है। हाँ। और वो उसको हम किस तरीके से फिर हाँ, तो बुद्धि का जो परावर्तन है वो दो प्रकार का है। परावर्तन का मतलब एक परावर्तन है अनुभव होने के बाद हो रहा है, एक अनुभव होने के पहले भी परावर्तन हो रहा है। जब चित्त ने बुद्धि को पहचान लिया तब बुद्धि चित्त को संकेत देना शुरू कर दिया है। जैसे ही चित्त ने बुद्धि को पहचाना माने साक्षात्कार हुआ, वैसे ही बुद्धि चित्त को संकेत देना शुरू कर दिया। दे तो पहले भी रहा है, चित्त स्वीकार नहीं रहा था। चित्त को पता ही नहीं था कि बुद्धि भी कोई है। अब चित्त को पता चल गया बुद्धि कोई चीज है, तो उसके संकेत भी पता चलते हैं, उसको स्वीकारता भी है। तो जो बुद्धि चित्त को संकेत दे रहा है उसका नाम फिर ये धृति है, और जो आत्मा के अनुभव के बाद जो कर रहा है उसको फिर धी कह रहे हैं। तो अध्ययन बोध होने पर धृति काम करना शुरू करता है और अनुभव होने के बाद धी काम करना शुरू करता है। दोनों करेंगे या केवल धी अनुभव के बाद? चित्त जब पहला जो कर रहा है वो बंद कैसे होगा? पहले जो हो रहा है, देखिए कोई आत्मा काम करेगा तो मन काम नहीं करेगा ऐसा नहीं है। मन आत्मा के अनुसार काम करेगा, है ना। जो भी पहले की चीज है वो बंद नहीं हो रही है, वो बड़े वाले के अनुसार हो रही है। चित्त जब बुद्धि को पहचान जाता है तो वो संकेत देना, मतलब उसको संकेत देना है जिसको हमने धृति कहा। धृति ये क्रिया ये हो गई। हाँ, धृति। हाँ, अध्ययन से हम गए, अध्ययन से जो है वो चित्त के बाद जो है जैसी चित्त अध्ययन से धृति आती है। धृति माने देखिए भय का अभाव, यही है ना। भय का अभाव का मतलब फिर उसको सही आचरण करने में भय नहीं लगता है। अध्ययन विधि से उसको जो सही आचरण समझ में आ गया, फिर उसको करने का साहस आ जाता है। अब भय नहीं लगता है। पहले भय लगता है कि मेरा क्या होगा, मर जाऊंगा, फलाना ढिकाना, वो चीजें उसकी चली जाती है। नहीं तो भय बना रहता है। अनुभव के बाद धी आ जाता है। हाँ, ज्ञान का जो ग्रहण किया वो भी परावर्तित होने लगता है। वो साहस तो जो है वो बना ही रहता है, वो तो जाता ही नहीं है ना। तो धृति में भय का अभाव माने साक्षात्कार होने के बाद भय का अभाव होता है। किसी भाई ने पूछा था कल मुझसे, भय कैसे जाता है, कब जाता है? तो ये धृति है। धृति में भय का अभाव हो जाता है। साक्षात्कार होने से भय का अभाव हो जाता है। साक्षात्कार भी एक बिंदु नहीं है, साक्षात्कार भी एक लंबा प्रक्रिया है। तो साक्षात्कार की किसी स्टेज में धृति हो जाती है। और भय का अभाव मतलब दूसरों से ना प्रभावित होना। चारों भय होते हैं। चार भय देखिए, प्राण भय, पद भय, मान भय, यश भय, ये चारों समाप्त हो जाते हैं। वही उसी में वही है। अमानवीयता का भय, मान भय, पद भय, यश भय के रूप में, प्राण भय के रूप में। अमानवीयता तो वही करेगा ना कि मार डालेगा, है ना, धन छीन लेगा जी। धी आगे हम करेंगे कल इसको, ज्ञान ग्रहण और उसको प्रभावीकरण क्षमता। आनंद स्थिति है, इसकी गति को धी किया गया। हाँ जी, आनंद स्थिति है, इसकी गति धी होगी, ऐसे जुड़े। हाँ हाँ, आनंद स्थिति है उसकी गति धी होगी, और अस्तित्व स्थिति है उसकी गति धृति होगी। वो तो हर जगह ऐसी है, सब ये स्थिति है और ये सब गति है।
वृत्ति को पहचानता है, मतलब अनुभव करता है, और वृत्ति चित्त को, चित्त बुद्धि को आत्मा। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है, चित्त बुद्धि को अनुभव करता है, उससे पहले चित्त का कुछ होगा क्राइटेरिया कितना समझना है, तो उसको समझने के बाद जब बुद्धि उससे पहले सक्रिय नहीं, लेकिन अनुभव हो जाने के बाद सक्रिय हो जाता है, तो अनुभव हो जाने के बाद सक्रिय हो जाता है, तो वो जो क्रिया उसमें आई वो अनुभव होने के बाद हो रही है या फिर पहले से उसकी वो हो रही है? अनुभव को पहले एक बार और टुकड़े कर लेते हैं। मन भी वृत्ति को अनुभव कर रहा है, उस समय यह भी हो सकता है कि वृत्ति चित्त को अनुभव न कर पाया हो, होता ही है किसी जागृति क्रम में कोई न कोई जब, और उस समय चित्त बुद्धि को अनुभव नहीं कर पा रहा है और बुद्धि आत्मा को नहीं कर रहा है, आत्मा व्यापक को। एक स्टेज एक है, इससे थोड़ी बड़ी स्टेज होती है, मन वृत्ति को कर लिया, वृत्ति भी चित्त को कर लिया है, चित्त भी बुद्धि को नहीं कर पाया, बुद्धि आत्मा को नहीं कर पाया, आत्मा व्यापक को। ये दूसरा स्टेज। वैसे ही और स्टेज होंगे, इनको हम अनुभव मूलक नहीं कह रहे, इनको हम अनुभव गामी कह रहे हैं। आखिरी वाला आत्मा को ने व्यापक में अनुभव कर लिया, उसके पहले ये चारों हो गए, इसको फिर अनुभव मूलक कह रहे हैं। ठीक है ना? आपने जो अनुभव मूलक बोला था वो ये है, इसके पहले वाले अध्ययन गामी है, अनुभव गामी है। हाँ अनुभव गामी ही बोलते। हाँ ठीक है, बढ़िया। तो अनुभव गामी में वही समझ में आता है कि चित्त जब बुद्धि का अनुभव करता है तो उस समय अनुभव किस चीज का करता है, क्योंकि बुद्धि उसमें तो क्रिया, बुद्धि नाम की चीज है, मतलब उसमें तो क्रिया नहीं थी ना, किसमें? क्रिया तो थी, मतलब बुद्धि पहचानी नहीं, हाँ पहचानी नहीं कि क्या चीज है, पहचाने के बाद क्या चीज है ये कैसे पहचाने? हाँ पहले मानता था कि मैं ही जो कर रहा हूं सब सही है, अब वहां से संकेत को सुनने की पात्रता आ गई है। वो संकेत पहले से था। संकेत पहले से था, वो सुनता नहीं था। हाँ, बुद्धि जब आत्मा को नहीं सुन रही है और चित्त को चला रहा है, वो चित्त को संकेत दे पा रहा है और आत्मा का नहीं सुन रहा है, एक स्टेज ये भी है ना। अनुभवगामी में एक स्टेज ये भी आएगा कि चित्त बुद्धि को पहचाना है, बुद्धि का संकेत चित्त में आ रहा है, एक स्टेज आएगा, लेकिन बुद्धि भी आत्मा को नहीं पहचाना है। हाँ वो तो लिखा ही है अहंकार, अभी आगे मिलेगा आपको, इसका नाम है अहंकार। हाँ साक्षात्कार शुरू होने के बाद अहंकार बना ही रहता है। हाँ तो एक व्यक्ति जिसको साक्षात्कार हो रहा है और अनुभव अभी नहीं हुआ है, उसमें अहंकार होता है। आत्मबोध जब तक नहीं होता है तब तक बुद्धि में अहंकार होता ही है। आत्मबोध का ही नाम है अहंकार खत्म होना। माने आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, मैं ही सर्वे सर्वा हूं, इस स्वीकृति का नाम अहंकार है। तो अहंकार बिल्कुल ना हो, ऐसा भी होता है कि वृत्ति से सीधा बुद्धि को भी पहचान लिया और वो जो चीज़ है वो समझ में बन गई चित्त की, मगर वो साथ में ही आ गई, मतलब वो डाइल्यूट हो गई एक तरीके से, जैसे सरल हो गए, वो भी एक स्टेप फिर दूसरा स्टेप एक ही साथ कर लिए, ऐसा भी होता है। नहीं, अहंकार ना हो इसका मतलब है कि बुद्धि ने आत्मा को पहचान लिया है, आत्मा को अनुभव हो गया है। मतलब अगर हम सेकंड स्टेप से सीधा फोर्थ या थर्ड स्टेप और फिफ्थ स्टेप पे जा सकते हैं, ऐसा होता है? सीधा? हाँ वही। सीधा नहीं जा सकते, क्लास 1 के बाद क्लास 2 जाना ही पड़ेगा। भैया जब चित्त अपना साक्षात्कार स्टार्ट हुआ, फिर वो होते होते वो क्षण आया जब साक्षात्कार हो गया पूरा, तो अध्ययन बोध हो गया। तो उस स्थिति, वो जो स्थिति है, उस स्थिति में जो समझ है और जो साक्षात्कार बोध अनुभव का क्षण, वो क्षण है, उस क्षण की स्थिति में अनुभव से पहले और अनुभव के बाद की स्थिति में समझ में कोई अंतर होता है? नहीं, जो यदि साक्षात्कार हुआ है एक चीज का, मान लीजिए केवल एक चीज का, उस समय जो समझ बनी है ना, और जब पूरा अनुभव हो गया उस समय का जो समझ है, दोनों सेम होगा यदि एक का हो गया तो। और उसके और पहले ही कह रहा हूं
कि आभास में भी यदि आभास हो गया तो उस चीज को और थोड़ा स्पष्ट पा लिया, वो आभास भी फिर नहीं बदलेगा। भास भी हो गया, वो भास बदलेगा नहीं। भास में कुछ भाग सही को पहचाना है ना, वो तो बना ही रहेगा। उसमें कुछ और ऐड हो रहा है आभास में, पहला वाला बना ही है, फिर आभास फिर ऐसा करके ऐड ही हो रहा है, कम नहीं होगा। बाकी वाला भाग हुआ नहीं है बोलेंगे, है ना। तो जैसे आभास में भास में थोड़ा सा हिस्सा हुआ, बाकी बचा हुआ है, वो बाकी में से थोड़ा सा आभास में हो गया, और प्रतीति में और थोड़ा हिस्सा हो गया, अनुभव में कुछ भी बचा नहीं, ऐसा है। भास आभास में गलती की संभावना नहीं है ना। सही भास में सबसे अधिक गलती है, आभास में उससे ज्यादा बड़ी गलतियां हैं। अकेला नहीं करता है, पूरे समाज को गलती करवा रहे हैं, है ना। लोगों को जनमत तैयार कर रहा है कि मारना है, वहां आक्रमण करना है। लोग बोलते हैं हवा हवा बहुत अच्छा कर रहे हो, उसके बाद करता है। ये क्या है? हम एक देश हैं, ये भास में नहीं है। हम एक राष्ट्र हैं, हम एक अच्छी संस्कृति है, श्रेष्ठ हैं, ये भास में नहीं है। भास में केवल इंद्रिय आस्वादन तक ही ज्यादातर है, ये सब आभास में। हम बड़ा देश, बड़ा समुदाय, बड़ा धर्म, बड़ी संस्कृति का ध्वज रखते हैं, वो सब करके लोगों को तैयार करके जान लेने के लिए मन बनाता है। तो ऐसे भाई इसे जो वो हुआ है, साक्षात्कार हुआ है, उस समय जो हमारी समझ बनी, ठीक, और अनुभव के बाद आत्मा में अनुभव हुआ, बुद्धि में आत्मबोध हो गया, तो वो समझ एक ही होगी। हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। कोई अंतर नहीं। अध्ययन विधि से जो समझ में आएगा और अनुभव से जो आएगा, दोनों सेम होंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। और जब समझ में डिफरेंस नहीं है तो फिर अहंकार कहाँ कैसे हो गया? अभी पूरा नहीं आया ना, देखो ना भैया, अभी साक्षात्कार में एक समझ में आया, 99 नहीं समझ में आया, तो 99 के बारे में तो अहंकार है ना। 100% हो गया साक्षात्कार, इसके बाद का समझ। हाँ, और आत्मा ने जब अनुभव कर लिया, वो सेम है ना। फिर वो 100% हो गया माने उसी क्षण आत्मबोध हो गया, उसी क्षण अनुभव हो गया। और क्योंकि एक को समझ में आ गया तो और लगता है कि अब समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ क्योंकि पाया। एक और दो समझ में आने लग गए तो फिर ज्यादा लगता है कि समझ में आने लग गया सब कुछ। हाँ देखिए, अब समझ में आ गया वो पहले से ही लगता है, गलती करते समय भी लगता है कि मैं समझ गया हूं, इसीलिए उसको गलती करता है। जैसे कोई हत्या करता है तो ये मान के ही करता है कि वो बिल्कुल सही कर रहा है, इसी से ही न्याय होगा, इसी से ही धर्म की स्थापना होगी, और वो करता है। तो वो तो बना ही रहता है कि मैं सही हूं, है ना, पर वो सही होता नहीं है। अनुभव जब होता है तो उसको पता लगता है कि ये सब मैंने गलतियां की थी, पहले ही पता लग जाता है। अनुभव तो और आगे है। जैसे कहते हैं कि अनुभव हो गया, फिर कहते हैं जो अनुभव हुआ जब उस समय जो है वो हमेशा एक से रहेंगे। पर जैसे अगर हम अपने को देखें, हम जैसे जैसे एज हमारी बढ़ रही है या कुछ है, तो हम जितनी बार पढ़ते हैं उतनी स्पष्टता बढ़ती जाती है, तो और चेंजेस आते जाते हैं। तो वो ऐसी क्या चीज़ है जो उस मतलब वो कहते हैं हमेशा वो सेम रहेगी? जैसे आप सोच रही हैं, है ना, कुछ सोचती हैं ना आप कि नहीं सोचती? यदि मैं बोलूँगा नहीं आप सोचती ही नहीं है, पूरे साइंटिस्ट आके जमा हो जाएंगे, बोलेंगे आप सोचते ही नहीं है, आप क्या कहेंगे? हैं? हम लोग बोलेंगे बोलते रहो ये पगला गए हैं, आप मानेंगे कि हम सोचते हैं। मतलब आपका जो निर्णय है अपने बारे में वो बदलेगा नहीं। पूरी दुनिया खड़े होकर बोलते रहे, हम नहीं मानेंगे। ये है अनुभव। मतलब मन ने वृत्ति को अनुभव कर लिया है कि आप सोचते हैं। ये अब नहीं जाएगा, कुछ भी कर लो, मुंह से डर के बेचारा बोलेगा नहीं। ज्यादा डराएंगे तो बोलेगा नहीं नहीं मैं नहीं सोचता हूं, ये बोल देगा। लेकिन वो जाएगा नहीं। ये है अनुभव। मन ने वृत्ति को अनुभव किया है, ये ताकत है वो।
वृत्ति ने चित्त को किया है, वो उससे बड़ी ताकत है। आप कोई बोलो कल्पना नहीं करो, खराब, वो करे, बोले कि बिल्कुल नहीं करूंगा, लेकिन वो खराब और सही सब कल्पना करते रहेगा। ये इसमें रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? रिवर्स ऑर्डर नहीं होगा, उसका रीजन क्या है? कोई मन ने यदि वृत्ति को पहचान लिया है तो अब मन अकेला नहीं है, मन हक के साथ वृत्ति हो गया है, अब उसको नकारेगा कैसे? वही है कि मैं यदि किसी की मैं अच्छाई को देख लूं तो मैं उसके साथ गलत नहीं कर पाऊंगा। जब तक अच्छाई को नहीं देखा हूं तब तक करूंगा। इसीलिए सही समझ में आने के बाद आदमी गलती नहीं करता है। जैसे साक्षात्कार मतलब ऐसा होगा कि साक्षात्कार आधा पूरा नहीं हुआ है, तब अहंकार आ गया कि अब मुझे अहंकार पहले से है, पहले से अहंकार है, भ्रम है, हट है, आवेश है, पहले चारों हैं, फिर तीन है, आवेश कम हुआ या खत्म हुआ, फिर दो है, फिर एक। तो जो अहंकार वाली स्थिति है उसमें ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेरणा देगी आगे बढ़ने की? क्योंकि अहंकार हो गया तब तो मैं सोचूंगी मुझे सब पता चल गया, अब नहीं, हमसे बड़ी चीज हुई, तो वो क्या चीज? अहंकार प्रेरणा देगी बोलना ठीक नहीं है। मतलब उस टाइम कौन क्या चीज प्रेरणा देगी आगे बढ़ने की? पहले क्या प्रेरणा दे रही है? जैसे जीवन अमर है, ये उसको भास के रूप में रहता ही है ना। इस चीज को वो प्रमाणित नहीं कर पा रहा है, खुद ही विश्वास नहीं कर पा रहा है। तो उसमें दोनों चीजें हैं, मैं अमर हूं, एक आता है एक चीज उसमें, उसके विपरीत भी आता है कि मैं मर जाऊंगा। जब मैं मर जाऊंगा वाला आता है तो वो परेशान होता है, जब मैं अमर रहूंगा तब मैं खुश रहता है। ये ड्युअलिटी में वो चलता रहता है और ये चीज धीरे धीरे कम होती है, मैं अमर वाला बढ़ता जाता है, क्योंकि मैं अमर के साथ सुख चाहिए। मैं बहुत पीड़ित हूं, बहुत बेइज्जती से हूं और उसकी अमरता की कल्पना करूं, उसकी निरंतरता की कल्पना करूं, वो नहीं होता है। मैं दूसरे से घृणा करता हूं और मैं अमरता की कल्पना करूं, नहीं होगा। घृणा माने एक बहुत बड़ा विरोध, मेरे बाजू वाले जो बैठे उनसे, वहां अमरता संभव नहीं है। तो मैं यदि घृणा कर रहा हूं, मैं यदि किसी से चिढ़ रहा हूं, कोई बहुत अच्छा है मेरे से, मेरे को द्वेष हो रहा है यदि, तो उस स्थिति में मैं अमरता को स्वीकार ही नहीं पाऊंगा। तो ये साथ में आते हैं। तो इसीलिए असंग्रह स्नेह क्यों चाहिए? असंग्रह का मतलब क्या है, स्नेह का मतलब क्या है? तो इसके साथ ही हम अपने आप को स्वीकार कर पाएंगे, इसके बिना नहीं स्वीकार पाएंगे अपनी निरंतरता। संग्रह के साथ अपनी इस निरंतरता को कोई नहीं स्वीकारेगा, द्वेष के साथ कोई नहीं स्वीकार, संभव ही नहीं है, डिजाइन ही नहीं है वो। तो इसके साथ एक समय के बाद वो परधन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ा करते हुए कोई अपने निरंतरता को स्वीकारेगा, संभव ही नहीं। तो ये करेगा तभी निरंतरता को स्वीकार पाएगा, नहीं तो नहीं, क्योंकि उसको पता है झगड़ा होना है, लोग मेरे को गाली देंगे, उसको पता ही है ना। और उस स्टेटस को वो कैसे स्वीकारेगा? लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, उसको हम कैसे स्वीकार पाएंगे? हम ही नहीं स्वीकारते। तो अनुभव माने हम अपने आप को स्वीकार रहे हैं, तो उसके लिए ये सब अनिवार्य है। मतलब ऐसा कह रहे हैं कि जिसको हम अमानवीय आचरण कहते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने को अमर ना मान के ही करता है। हाँ बिल्कुल, अपने को अमर मानते ही मानवीय आचरण एकदम बंद हो जाएगा, एकदम कम हो जाएगा। इंद्रियों के दबाव से थोड़ा बहुत करेगा वो। शायद अमर का मतलब समझ में, क्योंकि जितना आता है आम भाषा में कि अगर जीवन कभी नहीं मरेगा, अगर सिर्फ इतना ही है, हाँ। तो फिर तो आपको लगेगा कि मतलब फिर इसका मोटिवेशन नहीं है किसी के साथ बुरा करो या अच्छा करो। हाँ, बुरा करो का मोटिवेशन नहीं है। दूसरा, कल वो मेरे से मिलेगा, वो भी है ना। हम जिसको धोखा देते हैं अगली बार उससे मिलना ही नहीं चाहते, अब वो तो मिलेगा।
तो धोखा देने में भी लग रहा है कि कल तो वो पूछेगा भाई। तो जो ठग है उसका पहला काम है धोखा देके भाग जाओ, सामने खड़े नहीं रह सकता। भैया जो पॉपुलर धर्म है उनमें भी तो नरक का कॉन्सेप्ट होता ही है ना कि बुरा करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। उससे भी कौन सा लोग रुक जाते हैं? मानवीय आचरण करने से रुकता नहीं है ना, कुछ सीमा तक रोके, एक सीमा के बाद नहीं रुका। एक सीमा के बाद बोर्ड होना चाहिए, नहीं तो नहीं रुकता है। उन्होंने भी स्वीकार लिया कि समाधि के बिना ये नहीं रुकेगा, वो तो इसीलिए तो समाधि तक जाना है। सब लोगों ने मान लिया कि नहीं होगा। उन्होंने जो विधि बनाई, परिवार को छोड़ के जाओ बोल रहे हैं, तो गलत को छोड़ो वो भी था, सही को भी छोड़ो, वहां तक वो आ गए। मतलब खाना भी छोड़ दो, है ना। कई लोगों ने कपड़े छोड़ दिया, मतलब वो सब छोड़ दो, यहां तक आ गए वो। तो मानव परंपरा विरोधी है वो। फिर जैसे आप कह रहे हैं कि वेश का कोई डिजाइन नहीं है, तो जो घर में जैसे दो बच्चे होते हैं तो वही बार बार बोलते हैं कभी आप इसको ज्यादा प्यार करते हो, आप उसको, तो वो डिजाइन जब है ही नहीं तो वो कहाँ से करता है? नहीं, द्वेष का डिजाइन नहीं है, नहीं बोला मैं। उसको अनुभव नहीं होगा, उसको स्वीकृति नहीं होगी। देखिए क्या है कि एक बच्चा का अपना एक संस्कार है, कोई मन वृत्ति दोनों की जगह डेवलप है, कोई मन वृत्ति चित्त, कोई मन बुद्धि चित्त जो भी है ना। तो इस विधि में उसकी कल्पनाशीलता में अंतर आ गया। उसको दिखता है कि आप ज्यादा प्यार कर रही हैं, दूसरे को नहीं दिखता है, दूसरे को लगता है ठीक कर रहे हैं। भाई दो थॉट है ना, माता पिता जो कमजोर बच्चे हैं उसका ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि वो बराबर हो जाए, दूसरा है कि मजबूत को ध्यान देते हैं तो ताकि वो आगे बढ़ाए। इसमें एक चीज है कि जैसे कि एक वस्तु का साक्षात्कार हुआ, तो ऐसा कभी हो सकता है कि साक्षात्कार तो हो गया मगर बोध नहीं हुआ, या साक्षात्कार और बोध में कुछ तो अंतर होगा जो अलग अलग? नहीं, साक्षात्कार हुआ माने अध्ययन बोध हुआ, एक ही है वो। चित्त की जगह से बोल रहे हैं साक्षात्कार, बुद्धि की जगह से बोल रहे हैं तो अध्ययन बोध। एक ही चीज को दो जगह से देख के बोल रहे हैं। जैसे आप व्यापक है और इकाई है, इकाई की जगह से देख के बोल रहे हैं तो बोलते हैं कि इकाई में व्यापक भिगा हुआ है। व्यापक की जगह से देख के उसी को बोलते हैं कि व्यापक इकाई में पारगामी है। एक ही चीज को दो अलग अलग भाषा क्यों दे रहे हैं? इकाई की जगह में खड़े होकर जब व्यापक को देख रहे हैं तो इकाई में है, व्यापक की जगह में बोल रहे हैं ऐसा है। इस प्रकार की भाषा है। तो चित्त और बुद्धि दो जगह से अलग अलग देख के दो भाषा बन रही है। हो रहा दोनों के संयोग में, मन और वृत्ति के संयोग में सुख, वृत्ति और चित्त के संयोग में शांति। ऐसा ही अनुभव भी ऊपर वाले अनुभव में नीचे वाला सब अनुभव हो जा रहा है। आत्मा जब व्यापक में अनुभव होता है तो उस समय बुद्धि आत्मा का अनुभव करता है, चित्त बुद्धि का करता है, वृत्ति चित्त का करता है, मन जो है वृत्ति, वो एक साथ हो जाता है। इसीलिए बड़े अनुभव में सारे छोटे अनुभव या भास आभास प्रतीति अनुभव में विलीन रहते हैं। जब आप भाषा बनाएंगे तो आत्मा व्यापक में अनुभव होता है, उसका नाम यदि आपने अनुभव बनाया। उस समय की स्थिति को देखने जाएंगे तो बुद्धि चित्त, बुद्धि आत्मा में, आत्मा चित्त बुद्धि में, वृत्ति मन में, वृत्ति चित्त में और मन वृत्ति में अनुभूत रहता ही है। इसीलिए उस अनुभव में इनको शामिल करना पड़ेगा। इसीलिए भाषा ऐसी बनी। बड़े में छोटा समाया वाला यदि आप भाषा बनाएंगे तो ये एक साथ आएगा। तो इसलिए इसको भी अनुभव नाम देना पड़ेगा, उसको भी अनुभव नाम देना पड़ेगा। तो वो भी दिया, इसके बिना वाले का भी नाम दिया भास आभास प्रतीति अनुभूति। और साथ में ये भी बोला कि आभास में भास समाया है, प्रतीति में ये भी होता। तो इतने सारे टर्मिनोलॉजी इसीलिए बनाया कि अलग अलग स्टेजेस से आप देख सकें। प्रश्न मैंने पहले रखा था, उसकी थोड़ी स्पष्टता और चाहिए।
जैसे आया कि प्रतीति जिस सच्चाई की हुई शेष नहीं हुआ है वो भ्रम हो गया, लेकिन जो हुआ है प्रतीति वो तो सही है। हाँ। क्या ऐसे ही भास आभास में भी है, या ये हो सकता है कल जो भास आभास हुआ वही ठीक नहीं था, ऐसा कुछ? फिर वो भास ही नहीं हुआ ऐसा। तो बोल रहे हैं ना कि अमानव को भी ब्रह्म भासता है, माने कुछ भाग तो आ गया है, आता ही है। भास आभास भी सच्चाई का ही होगा, भ्रम का नहीं। हाँ, जैसे प्रिय अनुभव के बाद भी प्रिय है, और एकदम आदि मानव को भी प्रिय पता चलता है, तो प्रिय थोड़ी मिटता है। इसमें लिखा है ना प्रिय, आचरण में देख लेंगे आप। तो एकदम अमानव है, वो कच्चा मांस खाता होगा, उसको भी प्रिय लगता है, तो प्रिय उसमें भी है, इसमें भी। भाई जैसे भास है ना, तो कोई चीज है ही नहीं, मान लीजिए भास नहीं है, ये भ्रम है या चीज है, भास हुआ है, लेकिन भास का मतलब वो कंप्लीटनेस नहीं है ना उसमें, तो अधूरा है, तो ये भ्रम है। भ्रम में नहीं जाइए, सही में क्या है। तो जो कोई चीज है उसको तो कम से कम पहचाना, उसके पूरे चीज को नहीं पहचाना। तो रूप को पहचाना माने भास हुआ, रूप और गुण को पहचाना थोड़ा और आगे गया, रूप गुण स्वभाव को दिखा तो और आगे गया। तो पहले तो रूप को पहचाना ना भाई, उतना तो उसमें है ही है ना। तो वो नहीं जाता है, मिटेगा ही नहीं, माने एक बार हो गया वो बना रहेगा। चित्र में जो चित्रण है, रूप गुण गणना काल विस्तार सर्वगति, 8 तरह से, और इन 8 के साथ अलग अलग होंगे या स्मृति के स्तर पे ही हो? इसको अलग अलग देख रहे हैं कि गणना का चित्रण कर सकता है, रूप का चित्रण कर सकता है। जैसे हमने गुलाब का फूल सूंघा, चमेली का फूल सूंघा, उसका भी हम अलग अलग बोल देते हैं सूंघ के, आंख बंद करके कि ये गुलाब है, ये चमेली, माने इन गुणों का भी अलग अलग चित्रण हुआ है। तो ये इसके वैरायटी है। चित्रण तो सब हो गए, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो भी आस्वादन आए वो फाइनली चित्र में, एक चित्त में इकट्ठा हो गए। जो इकट्ठा हो गए उसका नाम है चित्र ग्रहण। इनको आपस में मिला मिला के चित्त में कुछ और बनते रहता है, हर चलते ही रहता है वो, इसका नाम है चित्र रचना। इन दोनों को मिला के बोल रहे हैं चित्रण, ये होता ही रहता है, ये रुकता नहीं है, ये चालू है। इन 8 क्रियाओं में प्लेसमेंट करना चाहें तो इन चित्रणों का 8 तरह से है, 8 क्रियाएं हैं, स्थिति में 8 गति में, इनके साथ देखना चाहेंगे इनको चित्रणों को? नहीं, यहाँ नहीं किया 8 प्रकार, वो 8 अलग हैं, ये 8 अलग हैं। उनको यही देख रहे थे कि इनको फिर गुण रूप 2 ही है इसमें, बाकी नहीं, इसलिए वो मैच करना चाह रहे थे। नहीं, इनका मैचिंग नहीं। वरना बहुत सारी क्रियाएं आप देखेंगे वृत्ति में, वो सारी चीजें अनुभव मूलक में मन में आ गई है। जैसे आप देखिए, मन को देखिए, जैसे प्रिय है 9वां है ना, हित है 9वां, प्रिय है 10वां, ये मन में आ गया है। जबकि इसको हम लोग कहाँ पढ़ते थे? वृत्ति में लिख के रखे हैं, है ना। पूरे जो संबंध हैं, न्याय है, वो चित्त में, वृत्ति में दिखेगा कम से कम। यहाँ पूरे संबंध मन में आ गए, है ना। तो इस ढंग से चीजें नीचे आ रही है। तो एक चीज मेरा शेयर करने का मन हो रहा है कि चूंकि ये अनुभव मूलक है, तो यदि हम आत्मा से पढ़ना शुरू करेंगे तो ज़्यादा बढ़िया इजी लगता है।
ऐसा मैंने जो किया, मैंने दोनों प्रकार से कोशिश किया, आत्मा वाला ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो हम यदि अनुभव मूलक करेंगे तो उसमें ज़्यादा चीज़ें स्पष्ट होगी, और उसके बाद यदि आवश्यकता लगेगी तो फिर उसको दूसरे में भी पढ़ के देख लेते हैं। हाँ, वैसे भी बाबा जी ने क्रिएटिविटी का अधिकार तो दिया ही होगा। हाँ जी, बाबा जी ने क्रिएटिविटी लगाने का अधिकार तो दिया ही होगा। वो बाबा जी ने दिया नहीं है, वो अस्तित्व ने दिया हुआ है। बाबा जी बोले वो ठीक कर रहे हो, उसको समर्थन किया है। जैसे 122 आचरण है, आपने बताया कि आत्मा के मतलब हायर ऑर्डर से हम देखेंगे तो ठीक रहेगा। तो अभी मतलब इसको हमने जैसे हमने शब्द रूप में समझ लिया, फिर इसको हमने फील करना मतलब जैसे 122 आचरण मोटा मोटा मैं देख रही हूँ कि कई जगह बहुत रेपिटेशन भी है वर्ड्स की, पोर्शन तो मतलब हमने शब्द समझ लिया, फिर उसका अर्थ समझ लिया, फिर उसको हमने व्यवहार में लाना है या महसूस करना है, कैसे करना है? अर्थ समझ लिया माने हम कल्पना में उसका एक अर्थ लिया, तो कल्पना में एक तर्क भी है और एक आस्वादन भी है। आस्वादन माने हमने कभी किसी ने सम्मान किया है ना, हमने भी किसी का किया है। उन सब चीजों को हम जोड़ते हैं, जैसे इस क्रिया को पढ़ते हैं उसको जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद एक हमको स्वरूप मिलता है। वो क्या है? वो अनुभव नहीं है, वो क्या है? उसका भास आभास रूप में कुछ है ना। तो हम उसका अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हमको पहचान पाना है, उसके लिए इस प्रकार का हम करेंगे। ये दोनों हम कल्पना में करते हैं। किसके साथ करेंगे? व्यक्ति भी चुन लेते हैं, इनके साथ करेंगे। जब उसको करने जाते हैं ना, पत्थर के साथ तो बन जाता है, आदमी के साथ नहीं बनता है। वो अपना कुछ और कर देता है ना। मैं बोलता हूं कि तुमको सुनो भाई, तो बोलते भाई क्यों बोला रे? मेरा सब खुश हो गया। ठीक है, तो ये वाला एक ट्रायल एंड एरर लंबा चलता है। तो इसका नाम है अभ्यास, है ना। तो हम कल्पना में करते हैं, व्यवहार में करने जाते हैं तो रिजेक्ट हो जाता है। या कोई किसी को मैं भाई कहता हूं, वो बोलता है कि तुम तो गुरु हो भैया मेरे। तो कोई अभिमूल्यन कर देता है, कोई अवमूल्यन कर देता है, कोई निर्मूल्यन कर देता है, और ये चलता है। कभी मेरा अधिमूल्यन करता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूँ, हाँ हमको गुरुजी बोला, मैं गुरुजी हूँ, है ना। 2 महीने के बाद वो मेरे को गुरुजी नहीं मानता है, तो मेरा उससे झगड़ा होता है। तो ये जो चीजें हैं, इसका नाम अभ्यास है। तो ये कल्पना से व्यवहार के बीच का एक बहुत लंबा प्रक्रिया चलता है। इसकी सेटिंग में ज्यादा समय लगता है। उस समय भी ये लगता है कि हमने जो कल्पना कर लिया है वही गलत कर लिया है, तो फिर एक बार पुस्तक पलटाने की जरूरत होती है। ये चलता रहता है, ये होता रहेगा। हम एक बार पूरा चीज निश्चित कर लेते हैं, उसके बाद पता नहीं कब कौन से व्यवहार से फिर बदल जाता है, फिर उस सेटिंग को चेंज करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, और कब तक चलेगी? अनुभव तक चलेगी, है ना। ये है इसका पूरा रोल। तो हम जो कल्पना किए हैं उसमें भी परिवर्तन होता है, जो किए हैं पहले उसको इंप्लीमेंट करने की हैं। कई बार सफल होता है, सफल होने से कुछ दिन तक खुश होते हैं, फिर वो असफल होता है तो लगता है कि गलती हो गई। तो गलती मेरे से हुई कि दूसरे से हुई, तो पहले दूसरे को दोष देते हैं, है ना। दूसरे को दोष देने के बाद कई बार लोग पागल हो जाते हैं, कई बार अपने आप भी झांकना शुरू हो जाता है। दोनों होता है, यदि अपन रोजमर्रा में देखेंगे दोनों होता है, पर प्रधान है दूसरे को दोष देना, वहां से स्टार्ट होता है। कभी कभी अपने को देते हैं, है ना। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है, भ्रमित संसार में ये सामान्य प्रक्रिया ये चलती है। और ये हम स्वीकार कर रहे हैं कि दिनों दिन ये थोड़ा कम होगा और एक दिन खत्म होगा। इस श्रद्धा या आस्था के साथ हम लोग चलते हैं। भाई अनुभव नहीं हुआ है तो भी हम मानते हैं ना अनुभव कोई चीज है। इसको क्या बोलेंगे? इसको हम क्या बोलेंगे? मूर्ख, बेशरम, क्या बोलेंगे? आस्था, श्रद्धा, कुछ है माने ये, है ना। ये तो मेरी जी है, जैसे अभी पिछले दिनों मैंने देखा
फोन किया, एक ने बोला मुझे सर मत बोलो, एक ने बोला भाई मत बोलो। मैं एक समय में पूछा भाई हेलो कैसे हैं आप, बोले ये मत बोलना आगे से कि कैसे हैं आप। तो मतलब मुझे बड़ा वो लगा कि मैंने कहा कि मैं मतलब क्या करूं, हर किसी से, और बहुत 5-6 बार ऐसे हो सब हेलो हाँ जी कैसे हैं आप, ये मत पूछना आगे से कि कैसे हैं आप, फिर क्या बोलो नेक्स्ट टाइम, क्या हेलो हाँ जी बोलो, समझ ही नहीं आया कि क्या करें। तो ये तो बिल्कुल सही है कि बहुत संबोधन में भी इतना ज़्यादा अटकाव है। अभी 8-10 दिन पहले मैंने 20 दिन पहले अपनी बेटी से मैंने एक दिन पूछा कि अभी मैं तुमको ज़्यादा अच्छा लगता हूँ कि जब तुम छोटी थी तब मैं ज़्यादा अच्छा लगता था। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटी थी तब तुम ज़्यादा अच्छा लगते थे। फिर मैंने बोला कि मैं भी जब तुम छोटी थी तब तुम मुझे ज़्यादा अच्छी लगती थी, अब कम अच्छी लगती थी। फिर मैंने पूछा ऐसा क्यों है, तो उसका जवाब था कि दोनों एक दूसरे की असलियत जान गए। अब सोचो बच्चे कितना मूल्यांकन करते हैं। नहीं, इसमें भैया जी लिखा है कि जैसा बच्चा बड़ा होता है ना तो हम उसकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते, तो जो ममता की डोर है वो डगमगाने लगती है। ये वही है, उसी का प्रश्न उत्तर है ये। और ये सबको पता होता है, ऐसा नहीं कि एक को पता नहीं, दोनों को पता होता है, वो धीरे धीरे चलता है। भैया आपने इसमें बताया कि ये सारा हमें अनुभवमूलक देखना है, लेकिन जैसे मूर्ति में जो लोग हैं उसमें एक अनुभवमूलक एक अनुभवगामी है। हाँ। वैसे ही क्या चित्र में भी अनुभवमूलक अनुभवगामी शामिल है? जो चीजें साक्षात्कार होगी ना, तो साक्षात्कार में ये सारी चीजें आएंगी। जैसे श्रुति है, माने कोई वस्तु को पहचान के हमने भाषा दिया या भाषा से वस्तु को पहचाना, उल्टा होगा ना। आखिर बाबा जी से भी सुन रहा हूं तो वो क्या बोल रहे हैं, शब्द ही तो बोल रहे हैं ना। वो शब्द क्या है, वो मेरे अंदर मेरे जीवन में एक लेयर दूसरे लेयर को पहचानता है, वही है वस्तु। तो ये प्रक्रिया जीवन को पहचानता है, हम अपने आप को पहचानते हैं, ये प्रक्रिया होती है। तो ये सब पहले हो जाता है, उसमें ठप्पा लगता है लास्ट में अनुभव का, या थोड़ा थोड़ा ठप्पा मजबूत होता है। 3-4 सील लगते होंगे ना, तो एक एक 2-2 लगता रहता है। आनंद का एकदम से ठप्पा है जो। हाँ। और एक था कि जो हमने स्थापित मूल्य और स्थापित मूल्य 20, तो ये चित्त में से 3 है, वृत्ति में से 3 है और मन में से 3 है। इन तीनों का ही चयन स्थापित मूल्य क्यों? देखिए ऐसा नहीं, इनमें से देखिए सुख शांति संतोष आनंद को एक सेट बना दिया है ना, धीरता वीरता उदारता दया कृपा करना को एक सेट बना दिया, 9 स्थापित मूल्य का एक सेट बनाया, 9 शिष्ट ये सब करके बनाया है ना, समाधान समृद्धि अभय सहस्तित्व का एक सेट बनाया। तो उसी चीज को अनुभव कराने के लिए, बोध कराने के लिए अलग अलग सेट बना के लोगों के सामने रखा। बताना तो अनुभव को ही है, अनुभव को डायरेक्ट कैसे बताएं, तो अलग अलग सेट बना के बताया। अस्तित्व दर्शन के रूप में एक सेट बनाया, जीवन ज्ञान के रूप में एक सेट बनाया, मानवीयता पूर्णाचरण के रूप में एक सेट बनाया, उसके भी मूल्य का एक सेट बनाया, चरित्र का एक बनाया, नैतिकता का, ऐसे बहुत छोटे छोटे सेट बना के एक आदमी छोटा टुकड़ा खाएगा, दूसरा खाएगा, ऐसा अलग अलग प्रकार से चीजों को ऊपर जाके जोड़ने के लिए सेट बनाया। उनको काफी समय लगा। कभी आपको मौका मिलेगा तो आप जो 68 से लेकर 2010 तक भाषा में कैसा चेंज आया उसको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ, बाबा जी ने एक परिभाषा लिखा राष्ट्र का, है ना। तो राष्ट्र जो शब्द है वो राजरू करके एक धातु है। संस्कृत में धातु एक शब्द है ना। धातु और शब्द 2 अलग अलग तरीके से उन्होंने किया है। सारी क्रियाओं को
धातु बोल के किया। तो राजरू एक धातु है, इसको गुजराती लोग राजरू बोलेंगे, इधर के लोग राजरी बोलेंगे। तो ऐसा उन्होंने लिखा और उसका एक परिभाषा बनाया। परिभाषा बना के मैं तो साथ ही में रहता था, मेरे को बताया कैसा है, कैसा है, हम क्या बोलेंगे बढ़िया, बहुत अच्छा है ना। और भी लोगों से पूछा। एक संस्कृत के विद्वान उन दिनों आते थे मिलने रोज, तो संस्कृत के विद्वान को उन्होंने बोला, बहुत खुश हुए वो और बहुत खुश। तो जितने लोग हमारे जैसे अध्ययन करने वाले आते थे सबसे पूछते। एक बार गांव से कुछ लोग आए, उनको भी बाबा जी ने बोला और उनसे पूछा कैसा है, और सबसे पूछते थे, उसका फीडबैक लेते थे। तो जब वो लोग चले गए तो मेरे से रहा नहीं गया, मैंने पूछा कि भाई आप मेरे से पूछते हो तो समझ में आता है ना, विद्वान से पूछते समझ में आता है, उनसे आप क्यों पूछ रहे हैं, उनको क्या समझता होगा। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि वो जो भाषा है, वो जो साउंड है, उस साउंड से उसको क्या भास हुआ वो देखता हूं। माने आप सोचिए, भास ये है। साउंड को भी उन्होंने कंसिडर किया है, इसीलिए एक एक परिभाषा को 10-10 साल 15-15 साल टेस्ट किया है, उसके बाद रखा है। मतलब इतनी मेहनत हम सोच नहीं सकते, ऐसा लगता है लिख दिया। है वो भैया डेफिनेशन तो अब याद नहीं। वैभव के अर्थ में है, वैभव जो राज्य है, राज्य माने वैभव। वैभव को क्या मनुष्य में एक स्वत्व होता है, कोई भी मनुष्य होगा उसके साथ स्व रहेगा, माने स्वधन रहेगा, स्वनारी या स्वपुरुष रहेगा और दयापूर्ण कार्य रहेगा। इसके बिना मनुष्य नहीं है, उसको पहचाना पहले वो। और जहां इसकी रक्षा हो, जहां उसका वैभव हो, उसको राज्य बताया। तो परिवार को सबसे पहले राज्य बताया। स्वयं का वैभव जहां प्रकट होता है। तो राज्यरू भी वैभव के अर्थ में हुआ। है? हाँ पढ़िए। धरती पर प्रकट चारों अवस्थाएं, वैभव, वर्तमान, परंपरा व सर्वशुद्ध जागरूक मानव परंपरा। राजयतेति, वर्तयतेति, इक्ष्यतेति, नित्यतेति सा राष्ट्र। अखंड राष्ट्र के रूप में ये धरती है। वर्तमान में वैभववादी, वैभवकारी, और दूसरे भी दो हैं, लेकिन मुझे लगा ये पहली बात। अभी तक जो राज्य का मान्यता है, राज्य का मतलब है दूसरे पर शासन करना। यहां जो राज्य का मतलब है वैभव, अपने आप प्रकट हुआ। जैसे पदार्थावस्था अपने आप में एक वैभव है, प्राणावस्था वैभव, तो पूरा इसको बदल ही दिया। तो राज्य का जो मूल ये है दबाना, दबाने से राज्य बना है। शासन, शासन ही राज्य के अर्थ में। न्याय का पुराना डेफिनेशन आप देखेंगे दबाने के अर्थ में। जस्टिस का जो डेफिनेशन है पुराना, वो दबाने के अर्थ में। स्टेट जो है, जो दबाता है, उसका नाम है जस्टिस। व्यक्ति दबाता है वो जस्टिस नहीं, स्टेट दबाता है वो जस्टिस। अपने साइज में ले आता है किसी को, उसका नाम जस्टिस है। राज्य व्यवस्था का वैभव मतलब और ज्यादा स्पष्ट होने लगा। हाँ। परिवार से आगे आगे बढ़ने। इसके बाद आपने एक डेफिनेशन बताई थी देश और राष्ट्र में अंतर की, कि जहाँ भावों का भावों से जुड़ना होगा वो राष्ट्र, जहाँ भाव विहीन स्थिति हो
महादेश। हाँ, एक जहां संविधान का प्रभाव क्षेत्र है उसका नाम राष्ट्र, और पूरे मानव के लिए एक ही संविधान है, इसलिए मानवीय राष्ट्रीयता, तो उन्होंने उसका नाम दिया मानवीय राष्ट्रीयता। अभी तक क्या है, भारत का संविधान अलग है, पाकिस्तान का अलग है, इंग्लैंड का अलग है, अमेरिका का अलग है। तो संविधान का जहां प्रभाव क्षेत्र है वो है राष्ट्र, अभी का जो डेफिनेशन। इसी को और लंबा कर दिया, संविधान हर मानव का एक ही है, इसलिए मानवीय राष्ट्रीयता नाम दिया उसको, मानवीय राष्ट्रीयता रूपी संविधान। तो अंकुर होने के बाद कितना टाइम लगा ये सब दर्शन लिखने में? अपने मन में उनको तैयार करने में 75 तक उन्होंने तैयार कर लिया था, मतलब 1975, 68 से लेकर 1975, लगभग 7 साल में तैयार कर लिया। बड़े स्ट्रक्चर तैयार किया, लेकिन छोटी भाषा में और भी बाद में 2010 तक मैं देखा उसको चेंज करते रहे और भी आगे किए। और पहला प्रकाशन कब हुआ? 68 में, 1968 में। हाँ, वो दिव्य पथ नाम से एक पुस्तक थी, वो 2 चैप्टर हैं उसमें, वो बाद में कर्म दर्शन के 2 चैप्टर बने, उसमें उपासना के बारे में है। कर्म और उपासना 2 चैप्टर हैं उसमें। हाँ, इसके बाद एक मानव व्यवहार दर्शन लिखा 72 में, उसके बाद फिर उसका संस्करण आया 78 में, इसके बाद ये लगभग फिर 99 2000 से फिर पुस्तक आई। बीच में कुछ साइक्लो स्टाइल बना के रखा था, चारों दर्शन प्रकाशित नहीं हुआ था। AICTE में भी ये चल रहा है सेम कोर्स। कुछ ऐसा छेटा। लेकिन उन्होंने परसेंटेज तो कुछ रखी है उसपे, मतलब ग्रेड्स भी। देखिए मूल में आपको डिग्री नहीं मिलेगी जब तक। नहीं, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है, मॉडर्न एजुकेशन ये मानता ही नहीं है कि ब्रेन से अधिक कुछ है, उसको वो एजुकेशन नहीं मानता। लेकिन लोग चिल्लाते हैं तो बकबक करने के लिए कुछ छूट दे के रखा है, स्लॉट दे के रखा है। देखिए मतलब टेक्निकली ये पॉइंट है कि जीवन को मानता ही नहीं है, शरीर ब्रेन से ऊपर कुछ है मानता ही नहीं है, लेकिन लोग चिल्लाते हैं तो उसके लिए आप बकबक कर सकते हो, छोटे छोटे स्लॉट दिया है। ये है स्टेटस अभी पूरे दुनिया में, उसमें लोग जितना बोल लें और उसका कोई वैल्यू नहीं है। कहीं पर कर दिया कि आपको कंपलसरी ये करना है, पढ़ता है टीचर भी ऐसे करके नंबर देता है, ले भाई ये चल रहा है ना, बस उससे कुछ हो जाएगा नहीं है। जब तक जीवन को स्वीकार नहीं करेंगे, ब्रेन से भिन्न कोई वस्तु है, तब तक कोई वैल्यू एजुकेशन कुछ नहीं, सब झूठ, टाइम पास है। इससे करने से इतना तो होगा भाई कि जैसे भाषा आवासा बात कर रहे हैं या हम लोग बात कर, यही मान के हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा ही मान के तो कोशिश है। हाँ, हम कोशिश थोड़ी बंद की है, कोई बंद नहीं किया है, जूझ रहे हैं। कोशिश की बात ही छोड़ दीजिए, जी जान लगा दी है, लेकिन जो हुआ है उसको भी सच में बताना है ना। वहां प्रॉब्लम इतना ही है, जीवन को नहीं स्वीकारेंगे तो कुछ नहीं होगा, होगा ही नहीं, कितना भी कर लो। जीवन को साइंटिफिक आदमी नहीं स्वीकारता है। स्कूली शिक्षा में किस स्तर पर जीवन और व्यापक के बारे में बात की जा सकती है? स्कूल में बच्चों के साथ हमारी निविता बहन बैठी हुए हैं, ये स्कूल में कर रही हैं, मृदु दीदी भी हैं, आज तो चली गई हैं, ये लोग बताएंगे। बढ़िया 50 साल हो गए हैं तो और 50 साल चल मतलब ये हो जाएगा तो फिर 100 साल के बाद कहते हैं कि फिर वो बहुत दृढ़ हो जाता है, स्वीकृति बन जाती है। देखिए भाई साहब एक बात है कि जैसे मैंने बाबा जी की भी कई वीडियोस देखता था, उनसे किसी ने यही सवाल पूछ लिया था, उन्होंने कहा साइंस तो हम पढ़ा ही रहे हैं,
साइंस के साथ साथ हमको जो है साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस ये पढ़ा। अब अगर हम साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस की बात आएगी तो उसमें फिर सारे तर्क आएंगे सारे के सारे। हाँ हाँ, ये तो बाबा जी बोल रहे हैं ना। अभी शिक्षा ने, एनसीईआरटी ने या एआईसीटी ने इसको नहीं स्वीकारा, वही तो भाई जो स्वीकारने वाले हैं वो स्वीकारेंगे ना। फिर भी भैया आपके अनुसार कौन सा एज ग्रुप ठीक है, एप्रोप्रिएट होता है जहाँ बच्चा इस चीज को समझ पाए? नहीं, देखिए शिक्षा तो बहुत बचपन से ही बोला जाता है और बहुत बड़े तक बोलना पड़ेगा, तो हर एज ग्रुप में देना पड़ेगा, हमारे एज ग्रुप तक देना पड़ेगा। जहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा सके, स्टार्ट किया जा सके। इंट्रोड्यूस तो एकदम शुरू से किया जा सकता है।